नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से मेरे यूट्यूब चैनल बीबीएस गुरु पब्लिकेशन पर एक वीडियो के साथ। तो अपना टॉपिक चल रहा था दोस्तों राजस्थान के लोक नाट्य, जिसमें हमने एक पार्ट कर लिया है। आज उसका दूसरा भाग है, जिसमें हम बचे हुए जो है उसको देखेंगे। तो पहला वीडियो जो आपने अगर नहीं देखा है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां जाकर देख लेना। और जिन्होंने देख लिया है वो यहाँ कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लोक नाट्य के अंतर्गत हमने अब तक पढ़े थे, उनका सारा जो मैटर है मैंने आरबीएसई एनसीईआरटी, उसके अलावा राजस्थान अध्ययन, इनके अलावा हिंदी गृहत अकादमी की जो बुक चलती है वहाँ से मैटर लिया था, जिसके थ्रू मैंने आपको बताया था कि ये मैटर है। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब ये पार्ट 2 है। वही किताबें एनसीईआरटी, आरबीएसई, राजस्थान अध्ययन, इसके अलावा हिंदी ग्रंथ अकादमी की राजस्थान के इतिहास एवं सांस्कृतिक इतिहास की जो बुक चलती है, गोपीनाथ शर्मा हो या ये नारायण माली हो, इसके अलावा चंद्र प्रकाश मित्तल आदि इनकी जो बुकें चलती है वहाँ से मैंने ये मैटर आपके सामने रखा है। और बहुत ही शानदार तरीके से ये मैटर रहेगा। ये मैटर आप पूरा याद कर लेना, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो आइए वीडियो की करते हैं शुरुआत, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलना। और अपना जो टेलीग्राम चैनल है उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ जाकर आप अपने टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। तो आइए वीडियो की करते हैं शुरुआत। तो अपना टॉपिक चल रहा है राजस्थान के लोक नाट्य और ये है उसका भाग 2। अब आगे देखिए, आज हम बात करेंगे तुरा कलंगी। सबसे पहले लेते हैं तुरा कलंगी। क्या है तुरा कलंगी, देखते हैं। तो अगर हम तुरा कलंगी की बात करें तो ये एक मध्य प्रदेश क्षेत्र के चंदेरी जो राज्य है, उस क्षेत्र में एक हिंदू संत थे तुकनगीर और एक मुस्लिम संत थे संत शाह अली। इन दोनों के मध्य ये काव्य दंगल हुआ करता था, जिसका नाम रखा गया तुरा कलंगी। क्यों रखा गया है वो भी हम देखेंगे। इसमें क्या है कि चंदेरी के जो राजा थे वो इन दोनों से प्रश्न होकर या इनकी विद्वता से प्रभावित होकर तुकनगीर को अपने मुकुट का क्या दिया, तुरा, तथा जो मुस्लिम संत थे शाह अली, इनको अपनी कलंगी भेंट की। और इसी से इसका नाम पड़ा तुरा कलंगी। जो नाट्य कला है वो तुरा कलंगी ये नाम पड़ा इस वजह से। जो चंदेरी के राजा थे उनके द्वारा जो इनको भेंट किया गया, इसी के नाम से आगे ये चलकर नाम पड़ गया तुरा कलंगी अखाड़े के नाम से। अब देखिए इसमें कि इसमें जो हिंदू संत है उसका नाम तो क्या था, तुकनगीर। और ये किसके उपासक थे, शिव के उपासक। जो हिंदू संत है तुकनगीर, यहाँ तुकनगीर है, ये तुकनागीर नाम लिखा गया तुकनगीर। और ये किसके उपासक थे, शिव के उपासक थे। और ये भगवा वस्त्र धारण करते थे और इनको क्या भेंट की गई, तुर्रा। तो हिंदू संत तो तुर्रा से संबंधित भगवा वस्त्र धारण शिव के उपासक है। वहीं मुस्लिम जो संत थे वो थे शाह अली। ये किसके उपासक थे, शक्ति के उपासक, हरा वस्त्र धारण करते थे और इनको क्या भेंट की गई, कलंगी। आगे बात करें तो प्रतीक के तौर पर ये तुरा है वो शिव का प्रतीक है, जबकि कलंगी किसका प्रतीक है, पार्वती का। पार्वती का ये प्रतीक है। और आगे बात करें तो इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इनके कौन कौन से कलाकार हैं, उन सभी के बारे में हम बात करेंगे। तो आगे इसको देखते हैं। तो आगे बात करें तो इस ख्याल की मुख्य विशेषताएं, इस ख्याल की क्या क्या विशेषताएं हैं? तो इस ख्याल की विशेषता है कि यह है एक प्रकृति गैर व्यवसायिक है। तो इसकी प्रकृति क्या है, गैर व्यवसायिक है। उसके अलावा बाकी जो लोकनाट्य है उनका तो क्या होता है कि मंच है वो सजा हुआ नहीं होता है, लेकिन ये एक अपवाद है। लोकनाट्य में मंच सजा नहीं होता है, लेकिन तुरा कलंगी एक ऐसा लोकनाट्य है जिसका मंच क्या होता है, पूरा सजा हुआ होता है। यानी इसमें रंगमंच की भरपूर सजावट होती है। कौन से लोकनाट्य में, तुरा कलंगी में। इसमें नृत्य की तरह सरल होती है, इसमें बोलात्मक नहीं होते। इसके अलावा तुरंगी तुरा कलंगी एक ऐसा लोकनाट्य है जिसमें दर्शकों के भाग लेने की सबसे अधिक क्या होती है, संभावना होती है। क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि वह कौन सा लोकनाट्य है जिसमें
दर्शकों के भाग लेने की संभावना सर्वाधिक रहती है, तो वो है तुरा कलंगी लोक नाट्य। आगे बात करें, ये भी पूछा जा सकता है कि वो कौन सा लोक नाट्य है जिसका रंगमंच सजा हुआ होता है, तो वो है तुरा कलंगी। आगे बात करें तो दोनों पक्ष इसमें आमने सामने बैठकर प्रतिस्पर्धात्मक संवाद करते हैं, जिसे क्या कहते हैं, गम्मत कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे गम्मत। और इन संवादों को बोल भी कहा जाता है। जो इनके संवाद होते हैं उनको क्या कहा जाता है, बोल भी कहा जाता है। 15 से 20 फीट ऊंचे दो अलग अलग मंच आमने सामने बनाए जाते हैं, और अगर हम इसके जो कलाकार हैं उनकी बात करें तो थोड़ा हिंट भी दे दूंगा आपको ताकि याद रहे। तो अगर हम इनके कलाकारों की बात करें तो थोड़ा इसको ब्लैक कर लेते हैं। चेतराम, हामिद बेग, ताराचंद, ठाकुर ओंकार सिंह, जयदयाल सोनी ने इस खेल को क्या दिए कि नई पहचान दी। जो जयदयाल सोनी थे, स्वर्गीय जयदयाल सोनी, ये इन्होंने इस खेल को क्या दी, नई पहचान दी। वर्तमान में नाना लाल गंधर्व इस कला के प्रसिद्ध कलाकार है। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब इनके जो नाम हैं वो हमें कैसे याद रखने हैं, तो वो मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। ये जो तुरा कलंगी है, ये तो आप जान ही गए होंगे कि ये जो शिव से संबंधित है, शिव पार्वती से। तो अब हमें अगर इतना याद है, शिव पार्वती से संबंधित याद आ जाए, भाई शिव का उपासक और पार्वती का प्रतीक के तौर पर हम जानते हैं कि तुरा शिव के प्रतीक के तौर पर है और कलंगी पार्वती के प्रतीक है। तो शिव से हमें ये नाम याद हो जाएंगे। एक तो शिव हमेशा क्या मौन मुद्रा में अचेत अवस्था में रहते थे, तो एक तो चीज थी ये। दूसरी, जो शिव थे उनके माथे पर क्या था, चांद था। और तीसरी, शिव का मंत्र क्या है, ओम। बस ये हो गया। और शिव क्या है, हमेशा ही दयालु रहते हैं। अब देखो, सबसे पहले हम बात करें, शिव अचेत अवस्था में ज़्यादा रहते हैं। तो अचेत से क्या याद रखना है, चेतराम। शिव के सर पर हमेशा क्या रहता है, चांद, तो ताराचंद। तीसरी बात, शिव का मंत्र क्या है, ओम। ये यहाँ ओंकार सिंह नाम देखोगे, ओम। और शिव क्या है, दयालु है, दयालु है। तो इस प्रकार आपको इसमें ध्यान में रखना है। चेत अचेत, शिव क्या है, अचेत है, प्लस उसके माथे पर क्या है, चांद है, और ओम का उसके मंत्र है, और दयालु है। इन्हीं नाम से हमें हिंट बनाने, पेपर में देखते ये चीज़ याद आ जानी चाहिए कि प्रश्न ऐसा आ जाए कि तुरा कलंगी जो मुख्य कलाकार है इनमें से असंगत है, तो आपको तुरा कलंगी का याद आते पहले शिव की छवि आनी चाहिए। शिव के माथे पर चांद, ओम का मंत्र, शिव दयालु, और साथ में क्या, वो हमेशा अचेत रहते बस। और बाकी एक नाम याद रखना है, हामिद बेग। चेतराम, हामिद बेग, ताराचंद, ठाकुर ओंकार सिंह, जयदयाल सोनी। बस ये नाम याद हो गए। उसके बाद बात करें तो वर्तमान में नाना लाल गंधर्व इसके क्या है, प्रसिद्ध कलाकार है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। ये जितने भी मैं आपके सामने मैटर रख रहा हूँ ये सारा ऑथेंटिक बुकों से ही है, कोई अलग प्रकार से नहीं है, सिर्फ ऑथेंटिक बुक से। आगे बात करें तो नेक्स्ट है कि जो ये तुरा कलंगी है ये मुख्य रूप से कहाँ कहाँ प्रचलित है, तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, ध्यान में रखना दोस्तों, कि गोसुंडा, चित्तौड़, निम्बाहेड़ा तथा नीमच। नीमच मध्य प्रदेश में, एमपी में, तो यहाँ ये प्रसिद्ध है। उसके अलावा राजस्थान में सेडू सिंह और हामिद बेग ने इसे लोकप्रिय बनाया। सेडू सिंह ने किसकी भूमिका में है, तुर्रा के, जबकि हामिद बेग है वो कलंगी की। चंग इस ख्याल शैली का प्रमुख वाद्य यंत्र है। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि तुरा कलंगी का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है, तो वो है चंग। तुरा कलंगी की शैली क्या है, मात शैली कहते हैं। तुरा कलंगी की जो शैली है उसे क्या कहते हैं, मात शैली। सागर सेठ का खेल, नसीहत, रुक्मणी मंगल, हरिश्चंद्र, भगत पूर्णमल, मोर ध्वज, इंद्र सभा, कृष्ण लीला आदि का आयोजन इसमें किया जाता है। किसमें, तुरा कलंगी में। आगे बात करें तो ये तो हुई तुरा कलंगी के बारे में बात। तो तुरा कलंगी के बारे में क्या खास है, सबसे पहले तो तुरा कलंगी के कौन कौन से मुख्य कलाकार है। तुरा कलंगी नाम आते आपको शिव याद होना चाहिए। शिव के माथे पर क्या है, चांद, चांद से ताराचंद। उनका मूल मंत्र क्या है, ओम, तो ओमकार सिंह। उसके अलावा शिव हमेशा क्या होते हैं, दयालु, तो उस दयालु से क्या हो जाएगा, ये अपने जो थे ना, जयदयाल सोनी, यानी दयालु हो गए। उसके अलावा एक नाम हामिद बेग आपको ध्यान में रखना है। शिव हमेशा क्या रहते हैं, अचेत, तो चेतराम बस। और वर्तमान में कौन है, नाना लाल।
नानालाल का नाम आपको ध्यान में रखना है। वर्तमान में नानालाल गंधर्व इस कला के प्रसिद्ध कलाकार है। बस हो गया। दोनों पक्षों के आमने सामने बैठकर प्रतिष्ठात्मक जो संवाद करते हैं उसे क्या कहते हैं? गमत कहते हैं। इन संवादों को बोल भी कहा जाता है। 15 से 20 फीट ऊंची अलग अलग मंच सामने बनाए जाते हैं और जो नाम है वो आपने देख ही लिए। तो ये प्रमुख बातें थी तुरा कलंगी के बारे में। अब आगे बात करें तो नेक्स्ट है नौटंकी। नौटंकी के बारे में क्या खास है ये भी देख लेते हैं। नौटंकी कौन से क्षेत्र में है? भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर क्षेत्र में। ये यूपी की हाथरस या हथरस नौटंकी से क्या है? प्रभावित है। उसके अलावा राजस्थान में इसका प्रचलन किसने किया? भूरीलाल ने। भूरीलाल जो कहाँ के? डीग, भरतपुर के। 9 प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है किसमें? नौटंकी में। गिरिराज प्रसाद इसके प्रसिद्ध खिलाड़ी है। कहाँ से? कामा, भरतपुर से। गिरिराज प्रसाद इसके क्या है? प्रसिद्ध खिलाड़ी नौटंकी के। और भरतपुर में कृष्णा कुमारी की नौटंकी प्रसिद्ध है। 3 नाम है यहाँ। एक तो भूरीलाल, भूरीलाल, गिरिराज, गिरिराज और तीसरा कृष्णा। ये नाम आपको ध्यान में रखने हैं। थोड़ा सा अगर आप हिंट के रोल पर लो, ये थोड़ा उतना है नहीं लेकिन फिर भी अगर आपको अगर सेट हो जाए तो देख लेना। नौटंकी, तो अगर आपने नौटंकी शोले फिल्म देखी है तो उसमें क्या होता था? वीरू, वीरू थे ना, वीरू कहाँ से कूद रहे थे? टंकी से। तो उस टंकी के तौर पर आप इसको याद रख सकते हो। यहाँ वहाँ वीरू थे, आपको यहाँ भीरू याद रखना है। भीरू, तो भीरू कहाँ से गिरते गिरते बचे? टंकी से। इस प्रकार आपको इसको याद रखना है कि भीरू, वीरू थे, भीरू याद रख लेना। भीरू या वीरू। टंकी पर शोले फिल्म में कौन चढ़ता है? वीरू। तो यहाँ वीरू की जगह भीरू, ऐसा हिंट जोड़ना है आपको। भीरू से भूरीलाल और टंकी से गिरते गिरते बचे, यानी गिरते गिरते गिरिराज। बस इतना आपको याद में रखना है। गिरिराज और भूरीलाल किसके क्षेत्र में मुख्य कलाकार है? नौटंकी के। और भरतपुर में कौन? कृष्णा कुमारी। ये आपको इस प्रकार याद रखना है। आगे बात करें तो इसके और भी बात करें तो नथराम की मंडली ने धौलपुर और भरतपुर क्षेत्र में प्रसिद्धि दिलाई। यानी नौटंकी की प्रसिद्धि धौलपुर और भरतपुर में नथराम मंडली ने दिलाई। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये ऑथेंटिक बुक से है जो सीधा का सीधा यहाँ देख सकते हो आप कि नथराम की मंडली ने धौलपुर, भरतपुर क्षेत्र में प्रसिद्धि दिलाई। किसमें? नौटंकी में। नौटंकी कब किया जाता है? तो ये बीच में से नाम आ गया है। नौटंकी विवाह और उत्सव मेलों के अवसर पर प्रस्तुत किया जाता है। नौटंकी कब? विवाह और मेलों एवं उत्सवों के अवसर पर। ये बात आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करें तो नेक्स्ट अगला है रम्मत। रम्मत कहाँ की प्रसिद्ध? बीकानेर और जैसलमेर की। रम्मत कहाँ की प्रसिद्ध है? जैसलमेर, फलोदी और बीकानेर की यहाँ प्रसिद्ध है। इसके कलाकार मनीराम, तुलसीराम, फागू महाराज, सुआ महाराज, तेज कवि आदि प्रमुख हैं। किसके? रम्मत के। रम्मत के प्रमुख कलाकार कौन है? मनीराम, तुलसीराम, फागू, सुआ महाराज और तेज कवि। ये प्रमुख है रम्मत के। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और रम्मत की मूल ऊर्जा किस में होती है? टेरिये में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये राजस्थान अध्ययन से लिया हुआ है मेरा यहाँ पर टेरिये। तो रम्मत की जो मूल ऊर्जा है वो किस में? टेरिये में। बीकानेर में पुष्कर्ण ब्राह्मणों द्वारा किया जाता है। रम्मत क्या है? ये पाटों पर किया जाता है। 2 पाटे आमने सामने रख दिए जाते हैं, बड़े बड़े पाटे होते हैं, उसके ऊपर आकर जो कलाकार होते हैं बैठ जाते हैं, फिर आमने सामने संवाद होता है। इस प्रकार ये चलता है और बीकानेर में पाटा संस्कृति प्रसिद्ध है। और आचार्यों का चौक ये जो प्रसिद्ध है किसके लिए? पाटा संस्कृति के लिए। तो बड़ी बड़ी पाटा होते हैं, जैसे ये अपने जब अपने कमर दुखती है तो डॉक्टर बताते हैं पाटा पर बैठने की, तो वो उस प्रकार का छोटा होता है। वहाँ बड़ा होता है जिसमें 15-20 लोग एक जगह बैठ जाए। इतने बड़े बड़े पाटा होते हैं। उन पाटाओं पर आपस में संवाद होता है। वो मनोरंजन के रूप में उसको खेल के रूप में अपनाते हैं। तो ये इस प्रकार रमत का मतलब ही रमना होता है या खेल है एक प्रकार से। रमत शुरू होने से पहले रामदेव जी के भजन गाए जाते हैं। किसके भजन गाए जाते हैं? रामदेव जी के। और होली और सावन में खेला जाता है। रमत कब खेली जाती है? होली और सावन में। कौन कौन से मुख्य कलाकार है? मनीराम, तुलसीराम, फागू महाराज, सुआ महाराज और तेज कवि। इसके अलावा और भी नाम है, आगे देखेंगे हम। तो ये थी इसकी प्रमुख बातें।
तेज कवि थे जो ये जैसलमेर साइड के थे, तेज कवि ने रम्मत का अखाड़ा श्री कृष्ण कंपनी के नाम से चालू किया। क्वेश्चन आ सकता है कि रम्मत का अखाड़ा श्री कृष्ण कंपनी के नाम से किसने शुरू किया? तो तेज कवि ने। उसके अलावा तेज कवि की एक रचना भी है स्वतंत्र बावनी, जो 1943 में इन्होंने की थी, और इसे किसको भेंट किया था? गांधी जी को। यानी तेज कवि ने 1943 में स्वतंत्र बावनी जो रचना की, उसे गांधी जी को भेंट किया। क्वेश्चन क्या आ सकता है कि स्वतंत्र बावनी किसकी रचना है? तो ये रचना है तेज कवि की। इसके अलावा हेड़ाऊ, मेरी की रमत जवाहरलाल जी पुरोहित ने शुरू की, जिसमें आदर्श पति पत्नी की कहानी है। उसके अलावा आगे बात करें तो राम गोपाल मेहता, साईं सवेग, गंगादास सवेग, सूरज कान्हा, जीतमल और घोड़ा जी इसके मुख्य कलाकार रहे हैं। ये नाम भी आपको ध्यान में रखने हैं। मन्नीराम, तुलसीराम, फागू महाराज, सुहा महाराज, उसके अलावा राम गोपाल मेहता, साईं सवेग, गंगादास सेवग, सूरज कान्हा, जीतमल और घोड़ा जी, ये भी इनके क्या है? कलाकार है। रमत का मुख्य वाद्य क्या है? नगाड़ा एवं ढोलक। मुख्य वाद्य यंत्र क्या है? नगाड़ा और ढोलक। इसमें कोई भी रंगमंच सजावट नहीं होती है। रंगमंच सजावट किस में होती है? वो तुरा कलंगी में होती है और कहीं नहीं। इस मंच का स्तर ऊंचा होने के कारण बैठकर गीत गाए जाते हैं। तो ये प्रमुख विशेषता किसकी है? ये प्रमुख विशेषता है रम्मत की। आगे बात करें तो अगला है तमाशा। तमाशा कहाँ का है? जयपुर का। ये महाराष्ट्र नाट्य शैली से प्रभावित है और जयपुर में सवाई प्रताप सिंह के समय बंशीधर भट्ट महाराष्ट्र से जयपुर आए और इन्हीं ने यहाँ तमाशा का प्रचलन किया था। और ये तमाशा है जो भट्ट परिवार का, इसमें बहुत ज़्यादा योगदान है, जयपुर के जो भट्ट परिवार है उनका। और इस नाटक में उस्ताद परंपरा को प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? फूलजी भट्ट को। ये नाम भी आपको ध्यान में रखना है कि जो तमाशा नाट्य कला है, उसमें उस्ताद परंपरा का प्रारंभ का श्रेय किसको दिया जाता है? तो फूलजी भट्ट को। तमाशा खुले मंच पर किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? अखाड़ा कहते हैं। यानी तमाशा जो खुले मंच पर किया जाता है, जिसे क्या कहेंगे? अखाड़ा कहेंगे। आगे बात करें तो स्त्रियों का पात्र कौन निभाता है? स्त्रियां ही निभाती है। और बंशीधर भट्ट के समय जयपुर की मशहूर नर्तकी गोवर्धन है, वो स्त्री की भूमिका निभाती थी। होली के दिन जोगी जोगन का तमाशा, दूसरे दिन हीर रांझा का तमाशा, फिर चैत्र अमावस्या को गोपीचंद का तमाशा, शीतलाष्टमी को जुट्ठन मियाँ का तमाशा, ये प्रमुख तमाशे के रूप में किया जाता है। और इसके प्रमुख कलाकार कौन है? तो गोपी जी भट्ट, फूल जी भट्ट, मनु जी भट्ट और वासुदेव भट्ट। ये आपने गोपी जी और फूल जी पहले नाम देख लिए। आगे मनु जी भट्ट, वासुदेव भट्ट, इसके अलावा वंशीधर भट्ट भी इसमें शामिल है। तो भट्ट परिवार का प्रमुख योगदान किसमें है? तमाशा जो नाट्य शैली है उसमें। इसके कलाकार कौन हो गए? गोपी जी भट्ट, फूल जी भट्ट, मनु जी भट्ट और वासुदेव भट्ट। ये आपको विशेष तौर से याद रखना है। इनके नाम जो है, जो मुख्य कलाकार है, उनके नाम तो आपको ध्यान में रखना ही रखना है। आगे बात करें तो अगला है गवरी और राई। राजस्थान का सबसे प्राचीन कोई नाट्य है तो वो है गवरी नाट्य। नाट्यों का क्या कहते हैं? इसे मेरू नाट्य भी कहा जाता है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर आदि क्षेत्रों में ये प्रसिद्ध है। कहाँ? उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में ये प्रसिद्ध है। केवल भील जाति के पुरुषों द्वारा ही खेला जाता है। रक्षाबंधन के दूसरे दिन शुरू होता है और 40 दिन तक ये चलता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। ये पूछा जा सकता है कि कौन सा लोक नाट्य है जो रक्षाबंधन के दूसरे दिन शुरू होता है और 40 दिन तक चलता है, और कौन सा है वो? गवरी या राई। इसके अलावा ये केवल पुरुषों द्वारा खेला जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करें तो कुटकुड़िया इस नाट्य का सूत्रधार है। कौन है इसका सूत्रधार? कुटकुड़िया। उसके अलावा गवरी का मुख्य पात्र बूढ़िया होता है। गवरी का जो मुख्य पात्र है उसे क्या कहते हैं? बूढ़िया कहते हैं। अन्य पात्र खेलिए या खेले भी नाम, खेला भी नाम मिलता है और खेलिए भी नाम मिलता है। अन्य जो पात्र उन्हें क्या कहेंगे? खेलिए। जामटिया, खटकुड़िया, ये क्या है? हास्य कलाकार है। उसके अलावा शिव भस्मासुर की कथा पर ये आधारित है। गवरी 1.25 महीने तक खेली जाती है। कितने? 1.25 महीने तक। इस अवधि में जो गवरी के पात्र होते हैं वो शराब, मांस, हरी सब्जी आदि का सेवन बिल्कुल भी नहीं करते हैं। ये प्रमुख विशेषता है गवरी नृत्य की।
इसके अलावा बात करें तो इसमें क्या है, बंजारा है, देवी है, अंबड़ है, बादशाह की सवारी, भिन्यावड़, खेड़लिया भूत तथा शेर सुअर की लड़ाई आदि गौरी के प्रमुख क्या है, प्रसंग है। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। और भील प्रत्येक वर्ष सावन भादो में इसका आयोजन करते हैं और ये क्या है, सामुदायिक गीत नाट्य है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। तो ये प्रमुख बातें थी अपने गौरी नाट्य के बारे में। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है दोस्तों, तो इसको हम क्या करेंगे, एक पार्ट इसका और लाएंगे जिसमें अब जो एक दो बचे हुए हैं वो, इसके अलावा इसके जितने भी प्रश्न बनेंगे वो प्रश्न भी आपके सामने, इसके अलावा जो पूर्व भर्ती में क्वेश्चन आ चुके हैं वो भी मैं आपको साथ उनको भी साथ में रखूँगा। तो वो हम देखेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो में तो आज इतना ही देखेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और जो बचा हुआ मैटर है वो नेक्स्ट वीडियो में, और उसके जितने भी प्रश्न बनेंगे, इस पार्ट के जितने भी प्रश्न उत्तर बनेंगे वो प्लस आए हुए एग्जाम में जो आए हुए हैं वो भी मैं साथ में रखूँगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वीडियो अच्छा लगा है आपको तो आप इसको शेयर ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।